बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कल इस्तांबुल का दौरा करेंगे, जबकि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार साहब अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की राब्ता इजलास में शिरकत करेंगे। वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत करें हैं। इजलास में पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं कल इस्तांबुल का दौरा कर रहे हैं और इजलास में जो है पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर भी जोर देगा। उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अहम और इस पे गज़ा के वाले से बहुत इस वक्त मामला फ़लस्तीनी रियासत के वाले, गज़ा तो उसका एक ज़ाहिर है कि बड़ा वो हिस्सा है जो हमारे अब सामने आया है पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा, जहाँ पे कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, बेगुनाहों का। लेकिन ये है कि असल तो फ़लस्तीन है, अब मगरबी किनारे की तरफ से लोगों की नजरें गई हैं। लेकिन एक नया जो है वो महाज कहें इसको, या ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो शायद उधर भी उन्होंने उनका भी जो जहन है वो उस तरफ है कि यहाँ पर भी शायद कुछ करना चाहते हैं। वो उनका कुछ जहन है कि एक और महाज खोला जाए। पहले बहुत सारे महाज ऑलरेडी खुले हुए हैं। वेनेजुएला पे एक और बोट के ऊपर अटैक उन्होंने किया, लेकिन वेनेजुएला पे बाद में आता हूँ। कल हम कर चुके हैं बात कि वेनेजुएला के जो निकोलस मदुरो हैं, उन्होंने चाइना से और रशिया से मिलिट्री हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प भी और मिलिट्री हेल्प भी तलब की है कि अगर अमेरिका उन पर अटैक करता है तो क्या होता है। और लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं वहाँ पर कल हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी। बहरहाल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया महाज खोलने की बात की है, वो उनका ट्रुथ सोशल पे अगर हम देखें जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ये आप सोचें ना कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात, ये अमेरिका की जंग है ना, तो बड़ी अगर कोई जंग होती है तो ये बड़ी एक जंग है, ठीक है ना। जैसे वो अमेरिका अगर कोई नया महाज खोलता है तो उन्होंने ये कहा है कि नाइजीरिया, इफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट, नाइजीरिया, ठीक है ना, एंटर द अफ्रीका, इफ द नाइजीरियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू अलाउ किलिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस, द यूएसए विल इमीडिएटली स्टॉप ऑल एड एंड असिस्टेंस टू नाइजीरिया। यहाँ तक तो बात उनकी वो ठीक है, लेकिन may very well go into now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I am hereby entrusting our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Warning, the Nigerian government must move fast. अच्छा, अब ये जो नाइजीरिया का सारा इशू उठा है, एकदम से हमारे सामने आया है नाइजीरिया का, तो ये तो एक ऐसा मामला है जो कि इस वक्त जाहिर है कि नाइजीरिया में हम जानते हैं कि वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है जो आइडियल नहीं है कई सालों से नाइजीरिया की। और नाइजीरिया की सूरत हाल जो है वो आइडियल उसको कोई कह भी नहीं सकता। और जो बालू अहमद तिनोबा वहाँ के सदर हैं नाइजीरिया के, नाइजीरिया जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कोई 1956 में ये आज़ाद हुए ना, कोई बहुत अरसे तो वहाँ पे फौजी जनता हुक्मरानी रही है, फौज की। और नाइजीरिया में एक इशू बहुत बड़ा है इंतहा पसंदी का, और वो एक बहुत बुरी, वन ऑफ द वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पूरे रीजन में, ये 2002-03 में इसने जन्म ले लिया था। वन ऑफ द वर्स्ट रूथलेस टेररिस्ट, और वो थे बोको हराम के नाम से, जो एक उस
उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, यहाँ पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है इस पूरे खित्ते में जो इलाके हैं। तो ये बोको हराम जो है ये नाइजीरिया में और फिर चाड में और फिर माली में और फिर ये जो वेस्ट अफ्रीका है, अगर हम मैप दिखा सकें किसी को वेस्ट अफ्रीका का, तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया के आसपास जो मुल्क हैं वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ये फैल गया था, ये नाइजीरिया के आसपास के मुल्कों में। और उसमें यहाँ पर हम देखें ना, ये नाइजीरिया का अच्छा यहाँ से हम देखते हैं नाइजीरिया के ज़रा उस पड़ोस देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। सब सहारन, ठीक है, सब सहारन मुल्क है, बड़ा मुल्क है नाइजीरिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। और आप इसके पड़ोसी देखें तो एक तरफ नाइजर है, चाड है, साहिल बुर्किना फासो है, ये सारे मुल्क हैं, गिनी है, तीन मुल्क हैं। वैसे दुनिया में कंफ्यूज होते हैं हमेशा, ये गिनी इनके नाम के साथ आता है, वो 3 मुल्क हैं। बहरहाल एनीवे, उसके बाद ये सेनेगल और दाकर और ये सारा मैप को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब नाइजीरिया में जो है वो बोको हराम वहाँ पे आ गई, इसमें कोई शक नहीं है। और बोको हराम के ये उसने बड़ा कत्लेआम किया। बोको, ये जो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ करके बंदा था, ये फिर 2009 में इसको ये मारा गया। ये नाइजीरिया की फ़ौज ने पकड़ा, उसको मार दिया, लेकिन वो आगे फिर वो ये फिर बढ़ गए आगे बहुत ज़्यादा। फिर ये दाइश के साथ इन्होंने कभी कह दिया हम मिलते हैं और उसके साथ मिलते हैं, ये रूथलेसली। लेकिन नाइजीरिया का एक इशू ये है कि नाइजीरिया में आधे मुसलमान और आधे क्रिश्चियन हैं तकरीबन। 48% कर लें क्रिश्चियंस, 51% मुसलमान कर लें, 52% या 50%, मतलब है कि नाइजीरिया जो है वो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं। लेकिन नाइजीरिया में जो ज़्यादा कत्लेआम हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। ये बोको हराम के हाथों भी मुसलमान मारे गए हैं, और वहाँ पर जो दूसरे एक्सट्रीम क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उन्होंने भी मुसलमानों को मारे जवाब में। तो अगर आप पूरे जो कैजुअलिटीज़ उठा के देखें ना नाइजीरिया की, तो कत्लेआम सबसे ज़्यादा मुसलमानों का हुआ है। वो ये औरतों को, बच्चियों को ये यरगमाल बना के ले जाते थे बोको हराम वाले, और जाके उनको मार देते थे और गुलाम बना हुआ। अजीब एक, जिसे कहना चाहिए ना कि खबीस किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक्टिव रही है, और अभी भी शायद है। बहुत ही, इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एनीवे इस्लाम वगैरह से दूर का, लेकिन ये कि इंतहा। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ये कह रहा है कि ये क्रिश्चियंस ही वहाँ पे, टेड क्रूज उनके सेनेटर हैं, उनकी अच्छी मेगा बेस है उनकी टेड क्रूज की। उन्होंने भी कुछ अर्से पहले ये कहा कि मास मर्डर हो रहा है क्रिश्चियंस का। अच्छा, यही बात उनसे की थी जो जब साउथ कोरिया के आए थे वहाँ पे सिरिल रामाफोसा, उनसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि क्रिश्चियंस की वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है क्रिश्चियंस का। उन्होंने कहा था कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और वहाँ पर तो सूरत हाल बहरहाल मामला वो उसी बात पे ख़राब हुआ था उनका कि जी वहाँ पे क्रिश्चियंस आ जाए और आप कत्लेआम कर रहे हैं, और सफ़ेद फार्म और वाइट फार्मर्स और ये सारा हमने डिस्कस भी किया था। तो नाइजीरिया जो है, अब वहाँ पर उन्होंने बात की है कि हम यहाँ पे अटैक करेंगे। तो नाइजीरिया के वो जो ये जो 73 साल उनके, या उससे भी ज़्यादा काफ़ी एज के हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो ये बोला अहमद तिनुबा, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। उन्होंने आगे से फिर जो है ये एक, उन्होंने एक्स के ऊपर एक पैगाम डाला है। और अच्छा, पहले तो मैं टेड क्रूज को दिखा सके ना, अगर टेड क्रूज ने कुछ अर्से पहले, ये 7 अक्टूबर को सेनेटर है उनके, उन्होंने कहा था 2009 से 50,000 क्रिश्चियंस को मैसेकर किया गया है, उसमें 18,000 चर्चेज, 2,000 क्रिश्चियंस को डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और ये जो है ये ख़ास लोग हैं, और ये वगैरह करके उन्होंने ये एक उनका मैसेज आ गया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका जवाब जो है वो दिया है फिर वहाँ के प्रेसिडेंट ने। ये बोला अहमद तिनुबा जो है, ये सेकंड अगर देखें कि नाइजीरिया जो है अपनी पोजीशन पे फर्म खड़ा है, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का जवाब है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है हमारी रिलीजियस लिबर्टी, और 2023 से ये 2023 में आए ये बने प्रेसिडेंट, तो उस वक्त से मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान बिल्कुल मामला ठीक रहे हैं, और नाइजीरिया की जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये वो सारा फिर उन्होंने पूरी बात बताई है। और ये फिर इन्होंने
उसमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं प्रोटेक्ट सिटीजन्स ऑफ ऑल फेथ। ये हालात वो नहीं है बोको हराम के दौर में, ये और मुसलमान ही मारे जा रहे थे। ये बोको हराम लोगों को याद हो, बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और अभी भी है शायद। लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं हो रहा जैसा प्रेसिडेंट ट्रम्प को बताया है कि वहाँ पर मैसेकर हो रहा है क्रिश्चियंस का, हज़ारों लाखों क्रिश्चियंस मारे जा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि नाइजीरिया जो है उससे नाइजीरिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है इस वक्त। ये जो ग्रेट पावर गेम है उसमें नाइजीरिया की जो ख़ास तौर पे जो फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ दुनिया में, जहाँ जो फ्रांस एक दुनिया में बहुत बड़े इलाके में फ्रांस ने राज किया है, ये चाहे आप यहाँ से लें, ये फ्रेंच इंडो चाइना से लें तो यहाँ पर भी आपको फ्रांस नज़र आता है। लेकिन अफ्रीका में तो बहुत जगहों पे जो है वो फ्रैंकोफोन, जहाँ जो कॉलोनीज़ रही है ना फ्रांस की, या जहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, वो उनको फ्रैंकोफोन कंट्रीज़। तो अगर हम सिंपली अफ्रीका में ही देख लें, अगर हम उनका ये मैप उठाएं जो 5th है, तो ये फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हमें नज़र आती हैं। ये अफ्रीका की फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ हैं। अब ये अफ्रीका में कहाँ है, कौन कौन से मुल्क अफ्रीका के जो हैं वो फ्रैंकोफोन थे, यानी फ्रांस की कॉलोनीज़ क्या आती हैं? अल्जेरिया, माली, चाड, उसके बाद जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद मॉरितानिया, ठीक है ना, उसके बाद कॉन्गो, ये सारे मुल्क, गबोन, ये सारे मुल्क, और ये बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो एक ज़माने में फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ रहे हैं। फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ से भी जहाँ फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, तो नहीं कि फ्रांस की वो माते थे, फ्रेंच बोली जाती। लेकिन ये जो अफ्रीका का मैप है ना, अफ्रीका के मैप में तो ये वो मुल्क हैं जो कि जहाँ जो फ्रेंच कॉलोनीज़ रहे हैं। और इसमें एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले चंद सालों में यहाँ बहुत कुछ हुआ है। एक तो ये हुआ है कि जो अगर हम देखें ना, एक कू बेल्ट है, कुछ मुल्क ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे फ्रांस मौजूद था, फ्रांस की वो कॉलोनीज थे, वहाँ पर जो है वो तख्ता उलट दिया गया गवर्नमेंट्स का। ये कू बेल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इस कू बेल्ट को ध्यान में रखें तो ये सामने हमारे 2020 और 21 में माली जो है वहाँ पर कू आ गई, ठीक है, तख्ता उल्टा गया। फिर गिनी में आ गया, गिनी भी इसी में है 2021 में, वो भी साथ गिनी अभी हमने दिखाया था ना दूसरे मैप में, गिनी, वो भी गिनी में तख्ता उल्टा गया 2021 में। 2021 में चाड में हो गया। अच्छा, 2000 उसके बाद बुर्किना फासो में हो गया 22 में, और नाइजर में 23 में हुआ। और ये कू बेल्ट है, पूरी बगावतें आके और यहाँ से जो है वो, उसके बाद गबोन में भी 23 में, पूरी कू बेल्ट है जिनको साहिल के नाम से हम कंप्लीट डिस्कस भी कर चुके हैं। सहारा, सब सहारन, साहिल, और लेकिन उसमें जो एक कोने में है ना सूडान, तो सूडान में भी तो कत्लेआम जारी है इस वक्त। सूडान में भी कू हो चुकी है। मैं इस कू बेल्ट, अगर इस कू बेल्ट को आप देखें ना तो हमारे जहन में एक तो कू बेल्ट ये आती है ना जो कि अभी गिनी में और बुर्किना फासो में और माली में और चाड में, और ये सारे यहाँ पर जब कू आई तो इन्होंने फ्रांस को बेसिस ख़त्म कर दी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिस निकाल दी फ्रांस की भी और अमेरिका की भी, वो सारी बेसिस ख़त्म कर दी इन्होंने। लेकिन ये जहन में रखें कि सूडान में भी कू आ चुकी है। और सूडान में कू उस वक्त आई थी जब उमर बशर असद को उनकी फ़ौज ने धड़न तख्ता कर दिया था। 2019 में मुजाहरे वजारे शुरू हुए थे, फ़ौज आ गई थी और सूडान के अंदर धड़न तख्ता हो गया था। तो ये कू बेल्ट कंप्लीट होती है। लेकिन उसमें कू बेल्ट में अभी हम सूडान को अलग रखते हैं। तो कू बेल्ट में ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं ये माली को, बुर्किना फासो को, उन मुल्कों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं जो कॉलोनीज़ रही हैं फ्रांस की। सूडान को हम ज़रा अलग रख लेते हैं, तो उसको हम डिस्कस कम करते हैं। हालांकि सूडान में भी जो है वो जो उमर बशर की हुकूमत को गिरा दे, वो तो 3 दिहाइयों तक, और ये 3 दिहाइयों तक उमर बशर रहे। और उमर बशर ने फिर ये जो जंजीद वहाँ पे जो मिलिट्री मलेशियाज़ और मुख्तलिफ थे, उनको फिर इस्तेमाल किया दारफोर में जो कत्लेआम हुआ, दारफोर का बहुत कत्लेआम हुआ। इस सदी का आगाज़ होता है तो दारफोर के कत्लेआम से होता है।
जेनोसाइड से होता है। और एक तो उनकी अपनी फ़ौज थी, फिर एक उन्होंने मलेशिया को ले लिया। तो मलेशिया उसको जब साथ में ला लिया तो वो जो है वो उनकी जो उनकी आगे जाके उनकी वो पावर बन गए, पावर स्ट्रक्चर में आ गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये जो है ये आपके होंगे और ये आपके होंगे, और एक उन्होंने रैपिड सपोर्ट फोर्स बना दी और एक उनकी अपनी फ़ौज थी, ठीक है। अच्छा, अब उनकी जो ये रैपिड ये जो जंजावीद थी, जंजावीद ने बड़ी हेल्प की है दारफूर में सारा काबू पाने में। तो उनकी अपनी फ़ौज नहीं कर पा रही थी, उमर बशीर की अपनी फ़ौज जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो जो रैपिड फोर्स बनाई दूसरी, उसको भी उन्होंने कानूनी हैसियत दे दी दारफूर के अंदर, और साथ उन्होंने जो है वो अपनी उनकी फ़ौज भी थी। दोनों ने मिलके उमर बशीर का तख्ता उलट दिया, जेल में पड़े, और फ़ौज की एक ट्रांजिशन कमेटी बन गई। उसके बाद एक फ़ौज और एक वो जो पैरामिलिट्री जो कि रैपिड, उनकी आपस में लड़ाई हो गई सूडान में, और उनकी खाना जंगी हो रही है। और ये जो आपको पिछले चंद दिनों से खबरें पढ़ रहे हैं, तो ये मैं अपने तजर्बे में एक मैं बात पहले भी जब ये हो रहा था सारा, तो मैंने उस ज़माने में ये बात की थी, अब उसका शायद क्लिप पता नहीं है या नहीं है। वह जगह जहाँ से निकल के दौड़ना पड़ा है ना मुझे कहीं से दूसरे लोगों के साथ, वो ये सूडान का जब ही हुआ, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा, वहाँ ये मुसीबत हो गई कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या बुरहान के साथ है, जनरल फतह बुरहान के साथ है, या जो दलागो हैं या हमीती जिनको कहते हैं उनके साथ है। यानी दोनों सिक्योरिटी के लोग हैं और दोनों लड़ रहे हैं आपस, तीसरा कोई है ही नहीं। तो आपकी सिक्योरिटी कौन? आप अगर उससे आपने कहा, उससे पूछा कि भाई ज़रा मुझे बताएं एयरपोर्ट तक कैसे जाना है, तो इधर वाले मार देंगे आपको, इधर वाले से। दोनों सिक्योरिटी, एक पैरामिलिट्री है और एक फ़ौज है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, और फिर बाहर के मुल्क कूद गए। और हमारे बरादर ममालिक जो हैं वो उन्होंने जो बहुत से मामलात पे एक हैं, वो सूडान में जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं बदकिस्मती के साथ। लेकिन इसमें फिर रीजनल पार्ट्स भी आ गई, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि जो सूडान है वहाँ पर जहाँ पर अभी खाना जंगी हो रही है, और ये जो पूरा मुल्क है, ये फिर ग्रेजुअली ये सारे के सारे रशिया की तरफ चले गए, ये सारे रशिया की तरफ चले गए। और इनकी कू जो इनकी हुई और बाकी जो भी कुछ हुआ, उसमें अमेरिकन का कहना ये है कि इसमें वैगनर ग्रुप बड़ा फाल हुआ अफ्रीका में। और प्रेसिडेंट पुतिन के पास फिर ये बुर्किना फासो का जो ख़ास तौर पे, और ये सारे मुल्क और रशिया, और उसके बाद फिर इनका अफ्रीकन समिट हो रही है, और रशिया और अफ्रीका जो है ये बहुत करीब आ गया, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अफ्रीका में। और यानी वैगनर ग्रुप आप समझ लें कि रशियन ब्लैक वाटर है, ठीक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से पकड़े गए तो पकड़े गए, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मारे गए तो मारे गए, और अगर कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए। पैरामिलिट्री का भी होता है, रूल से हट के काम करते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो ये वैगनर ग्रुप जो है वो इसीलिए आप देखें। अच्छा, अब आप ये, मैं इसमें वापस आता हूँ कि ब्लैक वाटर जो है, ये वैगनर ग्रुप के साथ जो कि एक ज़माने में काम किया है ना, तो एरिक प्रिंस, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके भी अपने असूल हैं। ब्लैक वाटर वो कहते हैं कि भाई आपने जब मुझे ऊपर नीचे किया था तो मैं बड़ा पुतिन के और उनके करीब आ गया था वैगनर के, तो किसी भी ऐसी जगह जहाँ रशियंस होंगे मैं वहाँ जाके नहीं लड़ूंगा, मतलब और कोई लोग होंगे मुझे वहाँ भेज दें, लेकिन मैं रशिया के अगेंस्ट मैं नहीं करूँगा। इसी तरह से मैं चाइना के, तो अब इतना बड़ा आप सोचें कि एरिक प्रिंस बड़ा करीब है प्रेसिडेंट ट्रम्प के, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पर मुझे आप कहें कि यहाँ पे रशिया सामने वैगनर ग्रुप है, क्योंकि वैगनर ग्रुप जो है उसके साथ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, एनीवे, अब आप आ जाएंगे जनाब, ये वैगनर ग्रुप के लोगों के साथ बड़े जो है ना एक अलग दास्तान है ये वैगनर ग्रुप। अब ये जो कू हो गई, तो कू बेल्ट सारी की सारी चली गई है वहाँ पे, रशिया की तरफ झुका हो गया। और ये बात ध्यान में रखें कि जो सूडान है जी, सूडान में एक बहुत बड़ा ठेका रशिया ने लिया है
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो पोर्ट ऑफ सूडान का किया है। अगर मैप में हम देख सकें तो पोर्ट ऑफ सूडान जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यानी कू बेल्ट जो है ना, तकरीबन यानी ये कू बेल्ट में भी आप समझें कि जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं जिनके साथ रशिया है, मेरे ख्याल से वो हावी आ जाएंगे, वो ग्रुप हावी आ जाएगा। यानी जो जनरल अब्दुल फतह बुरहान का ग्रुप है, ठीक है। बाकी जो मुल्क हैं उनको छोड़ दिया, मैं उनको जिक्र नहीं करना चाह रहा। लेकिन पोर्ट सूडान जो है, ये पोर्ट सूडान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये ध्यान में रखें कि ऊपर इजिप्ट है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि सूडान और फिर इथोपिया है नीचे। अगर ये इथोपिया इस मैप में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर तो ये नाइल है ना, वो ग्रेट डैम जो बन रहा है चाइना का, वो नक्शे पे तो ऐसा लगता है कि जैसे दरियाए नील ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, लेकिन हकीकत में वो नीचे से बहता हुआ ऊपर जाता है। यानी वो स्टार्ट जो है वो इथोपिया से होता है, फिर सूडान से वो नाइल में इजिप्ट में जाता है। तो फतह बुरहान तो उनके जनरल सीसी के साथ भी पड़े हुए हैं और दोस्त भी हैं, ज़ाती दोस्त भी हैं। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर अब ये नाइजेरिया की तरफ से बात की गई है कि जी आप हमारी हेल्प करें। अमेरिका को कहा गया है कि अगर आप ये टेररिस्ट यहाँ पे हैं तो आप टेररिज्म के अगेंस्ट हमारी हेल्प करें। लेकिन यहाँ पर कोई बेस नहीं देगा, यहाँ कोई बेस, ये मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अमेरिकन को बेस या वेस्टर्न पार्ट्स को बेस नहीं अब कोई देगा अफ्रीका में, ये तय है। चाहे वो किसी भी बुनियाद पे हो। मिसाल के तौर पे ये इंतहा पसंद ग्रुप है, बोको हराम है, टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, इनको अमेरिकन ने मारना है, मारें। किसी ने दुनिया क्रिश्चियंस का अगर ये कत्लेआम हो रहा है उसको रोकें, जो करना करें, लेकिन बेस नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले जो बेसिस बन गई थी फ्रांस की, वो इसीलिए बनी थी कि यहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म करना है, तो अमेरिकन भी आ गए थे। बाकी वो इसी बोको हराम के अगेंस्ट ये थे, बोको हराम ने ख़त्म होना था। लेकिन यह है कि वो अब एक सूरत हाल बहुत डिफरेंट है कि चाइना है मौजूद है और रशिया मौजूद है, और ये एक ग्रेट पावर गेम है कि जिसमें ये साहिल का जो पूरा इलाका है, जो सब सहारन कंट्रीज हैं सारी, यहाँ पे कू हो गई, तख्ते उल्टे गए, और वो मुल्क आ गए जिन्होंने कहा कि फौरी तौर पे यहाँ से तशरीफ के टोकरे ले जाएं, ठीक है ना। तो बेसिस को बाकायदा यहाँ से ख़त्म किया गया, भेज दिया गया बाकायदा। और ये मैं आपको बताऊँ कि बेसिस को ख़त्म होना जो है ना, ये मैं अगर आपको सिर्फ बताऊँ, मिसाल के तौर पे 4th अगर हम दिखाएं 2023, बुर्किना फासो, ऑफिशियल एंड ऑफ फ्रेंच मिलिट्री ऑपरेशन ऑन इट्स सॉइल, 4th स्लाइड, ये बुर्किना फासो कह रहा है कि जाइए। उसके बाद BBC, फ्रांस क्लोजेज नाइजर एम्बेसी आफ्टर रो विद मिलिट्री जनता, ठीक है ना। तो वो एक एक करके खेल हो रहा है बेसिस का, ठीक है। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट 6th, माली डिमोट्स फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ इट्स फॉर्मर कॉलोनाइजर इन सिंबॉलिक मूव, ठीक है। उसके बाद ये है कि 7th अगर देखें, वेस्टर्न लीडर्स सस्पेंड गिनी, ये गिनी के अंदर भी तख्ता उल्टा गया। ये इकोवास जो उनका वेस्टर्न अफ्रीका का एक इत्तेहाद बना फॉलोइंग को, तो ये। और फिर जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात की, सूडान में खाना जंगी हो रही है ना, इससे 2 ग्रुप लड़ रहे हैं आपस में, हमीती और इसके अब्दुल फतह बुरहान के। लेकिन आप ये जहन में रखें जो 8th है कि सूडान एंड रशिया एग्री ऑन पोर्ट सूडान नेवल बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मेडिटेरियन के उस तरफ जो है वो आप देखें ना कि उधर सीरिया की बेसिस भी ले ली हैं उन्होंने, ठीक है, लैथकिया की और ततरस की, वो बेसिस उधर हैं। और इधर ये पोर्ट ऑफ सूडान, और ये उसके बाद फिर ये जो जबूती और ये सारे, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है इलाका, ये एरिया जो है ना, यहाँ की बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पोर्ट ऑफ सूडान, यहाँ पर भी रशिया बैठ गया आके, और चाइना भी बैठ गया, वो भी बैठ। अच्छा, आज जो है वो जवाब आया है बाकायदा क्रेमलिन की तरफ से, और क्रेमलिन ने आज ये जो है ये उनकी तरफ से ये प्रॉपर जवाब आया है। उनके जो पेस्तौव हैं, उन्होंने जो तर्जुमान है क्रेमलिन के, 24th, रशिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला, ठीक है। इससे पहले ये खामोशी सी थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला। और दूसरा साथ ही उनकी तरफ से 21st, नो नीड ऑफ अर्जेंट प्यूटन ट्रम्प मीटिंग, ये 21st टास्क की, ठीक है, कि अभी मीटिंग की जरूरत नहीं, यूक्रेन पे तवज्जो दें, बाकी मामला दुनिया के डिस्प्यूट हल कराएं, मिलना हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वेनेजुएला को हम देख रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें जो है ये तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये नाइजीरिया में, लेकिन नाइजीरिया ये मुल्क सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एक पूरे कॉन्टिनेंट में ही अगर अमेरिका नहीं है, और ये आसियान के मुल्क भी जो हैं और साउथ ईस्ट एशिया, और ये सारा प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात देखनी चाहिए कि अगर आपके इत्तेहादी हैं सारे, तो आप अपने इत्तेहादियों पे, जो मैंने कल बात की थी, आप वहाँ इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप उनसे कहेंगे पैसा दो मुझे और मैंने तुम्हारे पास फ़ौजी रखे हुए हैं तो मेरे इत्तेहादी हो, फ़ौजी तुम्हारे, उनका खर्चा भी मुझे दो। तो मतलब एक अनइजीनेस लोगों में कि भाई एक मिनट, क्या मुझे नहीं पता इंडिया के साथ उनके कैसे टैरिफ के मामला हल होते हैं। बहुत बड़ी गलती करेगा इंडिया, बाकी इंडिया की पॉलिसी है वो खुद जाने। अगर वो F-35 और ये सारे जहाज़ वहाज़ खरीद के तो फिर वो रशिया से बंद कर, मुझे नहीं पता कि कैसे आगे पॉलिसी बनती है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जी ये जो है हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, तो डिफेंस में वो कैसे डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस पैक्ट हो गया है, तो अब तो हालात दूसरे हैं ना। पहले तो चलता रहा 2005 से 15, 15 से 25, वो चलता रहा। वो दुनिया ऐसी ये नहीं थी, यूक्रेन और इस तरह से नहीं थे ना, इस तरह से रशिया इमर्ज होकर सामने आया था ना, चाइना इमर्ज होकर सामने आया था। तो अब तो बिल्कुल एक जंगों में घिरी हुई दुनिया है ना। तो इसमें अब ये है कि वो F-35 कहेंगे खरीदो, जहाज़ हमसे खरीदो, कुछ ना कुछ तो करो ना। मतलब अगर हम, मतलब वो देखो उसने 550 बिलियन दे दिए, वो देखो उसने 1000 बिलियन दे दिए, तो इंडिया कहाँ से देगा? मतलब कोई भी, वैसे तो मतलब कोई भी मुल्क अगर करेगा तो आप उसको जवाब में वहाँ उनको फिर आप फैसिलिटेट करेंगे ना किसी हवाले से। आप कहेंगे अच्छा जी मैं H-1B वीज़े, अब इनकी मुझे नहीं पता, मैं कह रहा कि मुझे नहीं पता कि क्या फॉरेन पॉलिसी क्या शक्ल लेती है, लेकिन आप H-1B वीज़ा उस ख़त्म करवा के और फिर उसके बाद ये कोई तुक नहीं है कि अच्छा जी आपके पास एक इंडिया में, देखें ना, मैं अब इंडिया की बात ये नहीं कि मैं उनकी, मैं एक जेन्युइन, वो कहेंगे जैसे आपका ये जो टाटा ग्रुप है, ये कोई भी ग्रुप है, ये आइंदा से अमेरिका में काम करेगा, आप क्या नहीं करेगा भाई, ये क्या बात हुई? तो इसीलिए ये बिल्कुल एक ऐसे ही जो मैंने कल कहा था ना, हवाई पैक्ट है ये, एक बिल्कुल खलाई सा, एक मसनूई सा पैक्ट है, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा टाटा ग्रुप वहाँ से हमारे पास आके काम करेगा, ये होगा इंडिया का काम यहाँ करेगा, वो भाई फिर काम करेगा तो लोग फिर चले जाएंगे छोड़ के। मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया की, बहरहाल ये मुझे नहीं पता ये किस तरह बात आगे बढ़ती है। अभी तो आ जाए ना, अभी सूडान वाला फटा पूरा। अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नया फ्रंट, और साथ ही वेनेजुएला के ऊपर वो उधर एक शख्सियत 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रही है व्हाइट हाउस में। वक्फे पे जाने से पहले मैं उस बात को कंप्लीट करूँ। 10 तारीख को प्रेसिडेंट, 18 को गालिबन सऊदी अरेबिया के जो वली अहद और वज़ीर आज़म है शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, उनकी मुलाकात है। डेट्स गालिबन 18 है, लेकिन 10 तारीख फाइनल हो गई है। और ये एक मुल्क का पहली दफ़ा उस मुल्क का सदर व्हाइट हाउस का दौरा करेगा। उस मुल्क का सदर, और उस मुल्क के सदर ने आज तक व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखा, आज तक। पहली दफा उस मुल्क का सदर व्हाइट हाउस में जाएगा 10 तारीख को। ये नहीं कि उसकी पहली मुलाकात होगी, उस मुल्क के किसी सदर की पहली मुलाकात होगी, और वो मुल्क है सीरिया। सीरियन प्रेसिडेंट अहमद शरा की 10 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रंप से व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया है। 1945 में खत्म हुई ना ये तो फ्रेंच मैंडेट था, सीरिया तो फ्रेंच मैंडेट। 46 में फौज निकली है फ्रांस की, वही था ना, वो जो स्काई पिको आधा बरतानिया ने ले लिया था, उनका मैंडेट वो था। तो सीरिया फ्रेंच मैंडेट में था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 46 में सीरिया को आज़ादी मिली है। तो सीरिया को आज़ादी मिली है तो उसके बाद तो फिर ये वो सीरिया और इजिप्ट की वो जब कू हुई वहाँ पे जमाल अब्दुल नासिर वाली, तो उसके बाद तो सीरिया उनकी वो यूनियन बन गई थी सीरिया की और इजिप्ट की, जो कुछ अरसे के बाद टूट गई। फिर बाथ पार्टी आ गई, बाथ पार्टी आई, बाथ पार्टी ने फिर उसके बाद एक और तख्ता उल्टा गया वहाँ पे, और 70 में वो फिर हाफिजुल असद आ गए। और हाफिजुल असद जो है उसके बाद वो 2000 में अपनी, जिस साल उनकी डेथ हुई है, तो उसी साल बस उनकी बिल क्लिंटन से जेनीवा में एक मुलाकात हुई थी। कभी किसी सीरियन प्रेसिडेंट, क्योंकि सीरिया आज़ाद 45 में हुआ है ना, तो 45 से लेके 2025 तक सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस नहीं गया। सही। मतलब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहली दफा सीरिया का कोई प्रेसिडेंट, ये नहीं कि अहमद शरा, नहीं, सीरिया का कोई प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में मुलाकात करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप से 10 तारीख को, और वो भी अहमद शरा जो 1 साल पहले तक
गुलानी के नाम से उनके ऊपर अमेरिका ने रखा हुआ था पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स, वो मिलने उनको बुलाया है जी। अच्छा, उनको बुलाया है तो इसमें मुल्क कौन से पीछे? 3 मुल्कों ने मेन रोल प्ले किया है ना। ईरान तो नहीं था, ईरान तो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्किया और किसी हद तक कतर, लेकिन असल तो सऊदी अरेबिया और तुर्किया का रोल था। अब जनाब उनको बुला लिए कि ज़रा बताएं कैसे आगे, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मीटिंग अचानक, और ये अभी एक खातून ने अब ब्रेक की बात करते हैं जी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चैलेंज कर दी है उनकी एक टीम की खातून ने। ब्रेक की बात डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ओपन मार्केट में चीनी की जो सरकारी कीमत है उसमें अदम दस्तयाबी है, एक बार फिर क्या चीनी का बहरान पैदा होने जा रहा है? देखते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था ना कि एक खातून जी प्रेसिडेंट ट्रंप के की जो पिछले चंद दिनों के जो बयानात हैं उनके ख़िलाफ़ एक खातून खड़ी हुई हैं, और वो खातून जो है उन्होंने ये मनामा डायलॉग होता है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मनामा शंग्रीला, ठीक है ना, उस एक तरफ वो एशियन ज़्यादा डिस्कशन होता है, इधर मिडल ईस्ट और बाकी ज़्यादा डिस्कस होते हैं। तो पहले जिनीवा में भी होता था, लेकिन अब ये 2 बड़े हो रहे हैं। तो ये मनामा का जो डायलॉग हुआ है ये IISS का, इससे ख़िताब किया है तुलसी गैबर्ड ने, जो कि उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, यानी सारे ही उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ वो हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से वो जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं उससे उनको साइड पे रही हैं। अब देखो मार्को रूबियो सामने आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ सामने आ रहे हैं, बाकी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन JD वेंस सामने आ रहे हैं, लेकिन तुलसी गैबर्ड हमें नज़र नहीं आई बड़े दिन में। तुलसी गैबर्ड ने ये मनामा का जो डायलॉग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ वाला मनामा डायलॉग में उन्होंने जो ख़िताब किया है, तो ये मैं यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रही हैं कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये अगर हमारी टीम इसको प्ले कर सके, कि US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर सेज कि फॉर्मर US स्ट्रेटजी ऑफ रिजीम चेंज इज ओवर। अच्छा, यानी तुलसी गैबर्ड ने वहाँ पे जो ख़िताब किया है उस ख़िताब में उन्होंने कहा है कि जो पहली की फॉर्मल स्ट्रेटजी, ये अगर हम पढ़ें इसको, और इसका सेकंड भी अगर सेकंड वो दिखाएं, अगर हाँ ये देखें ना, फॉर्मर जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका की रिजीम चेंज की वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब अगर ये ख़त्म हो गई है तो फिर वेनेजुएला में क्या करना है? वेनेजुएला में तो रिजीम चेंज की बात है, ईरान में क्या करना है? 2 मुल्कों में तो रिजीम चेंज की बात अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के ने ही खुद ही की है ना, रिजीम चेंज अभी बात चल रही है ना वहाँ पे, रिजीम चेंज ईरान में। ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, आज उन्होंने अपने मुल्क का जो अपने एक बड़ी वहाँ पे न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर के साइंटिस्ट और मुख्तलिफ वो एक बड़ी वहाँ पे एग्जीबिशन कह लें उसको, या जो भी, उसका उन्होंने दौरा किया, और उसमें वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी वो गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा हम तो उसको तेज़ तर करेंगे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम तेज़ करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो ईरान ने तो, और कोई हमारी कोई भी नहीं, कोई कह रहा है कि ऑब्लिटरेट हो गया तो गलत कह रहा है, हम तो बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि 8 जो है वो न्यूक्लियर हमारे जो बन रहे हैं, वो तो रशिया के ताउन से हमारे न्यूक्लियर जो डेवलप हो रहे हैं हमारे, वो तो रशिया के साथ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुलसी गैबर्ड ने कहा कि वेनेजुएला में और इसमें, अच्छा, तो यानी 2 मुल्कों पे इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉर की जो बात की है, एक तो वेनेजुएला के वाले से 3 बल्कि बातें की है ना उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर के लिए तैयार रहो आसियान, एक उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की बात एक उन्होंने की, अब उन्होंने नाइजीरिया की बात कर दी है। यानी पिछले अगर हम देखें 72 घंटों में
3 बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिससे वो वॉर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि वॉर एग्रेशन, ये कि जो पुरानी जंगें हैं वो अपनी जगह चल रही हैं, क्या बनेगा, क्या नए महाज, लेकिन ये बड़े सेंसिटिव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। कल तुर्किया में इजलास हो रहा है जो जिसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसमें ये मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ पे जो मुल्क आ रहे हैं, जिन मुल्कों के वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं, ये सारे, एक तो आप ये देख लेना कि अहमद शरा की मुलाकात हो रही है 10 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रम्प से। तुर्किया में जो कल इजलास हो रहा है, तुर्की मेज़बान है, मुल्क कौन से आ रहे हैं उसमें? कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएई, ये जो मैं बार बार यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, और जॉर्डन, ये मुल्क आ रहे हैं। जो मुल्क, ये सारे वो मुल्क हैं जिनके वज़रा ख़ारजा ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से 23 तारीख को मुलाकात की थी। 22 तारीख को सेशन हुआ था सितंबर को, वो जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने किया था, और उसके बाद 23 तारीख को जो यूनाइटेड नेशन में मिले थे वज़रा ख़ारजा, वो सारे कल मिल रहे हैं तुर्किया में। और उनकी मुलाकात से पहले आज एक और मुलाकात हुई है उनके तुर्क वज़ीर ख़ारजा की, और वो मुलाकात हुई है हमास के लीडर्स के साथ। खलील हया जो हैं वो और उनकी पूरी टीम इस्तांबुल में, वो तुर्किया में, उनसे मुलाकात की है तुर्किया ने, और कल ये सारे मुल्क मिल रहे हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तुर्किया को, अच्छा, उसके बाद 8 फ़लस्तीनी ग्रुप्स अलग से बैठ गए हैं इजिप्ट में, कायरा में, और उन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया है कि अगला हमारा सेटअप फ़लस्तीन में कैसा होगा। उसमें अमेरिका कितना ऑन बोर्ड है, इसराइल कितना बोर्ड है, उसको छोड़ दें आप। ये मैं वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूं 18th। 8 फ़लस्तीनी फैक्शंस आपस में मिले हैं हमास समेत, उन्होंने फैसला कर लिया है, 40 लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं अपने अगले सेटअप के लिए, 40 लोग टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए। वहां पर उन्होंने ये बैठ के तय किया है हमास ने, एक तो हमास की तस्वीरें हमेशा हम ये बंदूकों वाले क्यों दिखाते हैं भाई, उनके कोई पॉलिटिकल लोग भी होंगे, अच्छा बहरहाल तो ये है कि वो अच्छा, अब फतह के लोग भी हैं उसमें, हमास के लोग भी हैं, 8 सेक्शंस हैं। अब 8 में तो ज़ाहिर है फिर इस्लामी जिहाद भी हो सकता है, वो पॉपुलर फ्रंट भी हो, ये सारे, लेकिन उन्होंने ये 40 लोगों के नामों पे वो उन्होंने बैठ के कायरा में तय कर लिया। अब एक अजीब बात होने, ये तो छोड़ दें कि तुर्की तो होगा, तुर्की तो होगा ना, तुर्की तो ये छोड़ दें, इसराइल में फौज जाएगी नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा, ये बता दूं, वो नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये कि सीज़फायर दोबारा काम कर रही है अपनी जगह। उन्होंने कोई 200 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद कर दिए इस दौरान, कोई 212 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए ये 10 अक्टूबर के सीज़फायर के बाद। और इन मुल्कों ने फ़लस्तीनियों को सबको रोका है कि आपने जवाब अभी होल्ड करें, अब देखें कि आगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ से जानी है अमेरिका, और वो सारी मरबूत है आपस में एक दूसरे के। ये तो देखें ना, ये कैसे हो सकता है कि वो यूक्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियर की बात करें और झगड़ा खड़ा हो जाए और वो उसके साथ ही वो बिजनेस शुरू कर दें वहाँ पे, मतलब एक वक्त में एक ही बात होगी ना, सारी बातें कैसे हो सकती हैं। तो इशू ये है कि वो कल तुर्की का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये जो है वहाँ पर उन्होंने जो फैसला हुआ है, अब ये स्टोरी तो नहीं बता रही, मैं आपको इसका थोड़ा सा ज़रा इसमें ऐड करता हूँ। उन्होंने उसमें ये भी फैसला कर लिया है कि हमने क्या ये ऊपर अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो हमने एक्सेप्ट किया था सारा, ये जो एक बोर्ड है जिसको वो हेड करेंगे, तो फिर उसके साथ ये जो हमारे फ़लस्तीनी हैं ग्रुप सारे, अच्छा इनको सबने सपोर्ट कर दिए, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सब एक साथ हैं ना, यूएई, सब एक साथ हैं, सारे मुल्क ये सब है, एक हैं सारे, बल्कि पाकिस्तान तो 67 की बाउंड्री से बात कर रहे हैं ना। तो अच्छा, वो किंग ऑफ जॉर्डन ने कह दिया कि वो तो पीस कीपर तो होंगे नहीं, मतलब है कि वो जाके पीस कीपर होंगे तो असला वगैरह तो हम नहीं लेंगे उनसे, इंडोर्स नहीं करवाएंगे, वो सबके ब्याह पे बात की।
एक मुल्क सबके बारे में बात करता है। पाकिस्तान ने कहती है 67 का बॉर्डर होगा। तुर्की और इराक के दरमियान आज उस बड़ा एक समझौता हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि जो ये मुल्क है ना, जितने मशरिक वस्ता के, जिनके पास तेल है, इनके पास पानी नहीं है। जिनके पास तेल है उनके पास पानी नहीं है, और जिनके पास पानी उनके पास तेल नहीं है, तुर्की के पास। तो पानी जो है, आप यूँ समझें कि इन मुल्कों को पानी सारा जो है वो तुर्की से आता है। दजला फरात तो वहाँ से निकलते हैं ना, और दजला फरात नीचे आते हैं, तुर्की से निकलते हैं ना, तुर्की से आते हैं, फिर उसके बाद इराक और फ़लस्तीन तक आगे पानी सारा। इन्हें समझ लें कि पानी जो है वो तुर्की के पास है, ऑयल जो है वो अरब ममालिक के पास है। तो ये आपस में फिर डेवलेशन होती है। अच्छा, अब लेकिन इशू ये है कि वो ये सारे डिसाइड किया हो रहा है कि जनाब वही 40 लोग होंगे। अब हम देखेंगे आगे कि वो जो बोर्ड बनाना था ना, फलाना आदमी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो उसमें दोस्त बैठेगा, टोनी ब्लेयर और फारिक उस साइड पे कर दो, टोनी ब्लेयर आएगा तो क्या आप क्या करेंगे भाई, क्या डिलीवर करेंगे उस साइड पे। और सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं कि क्या रखना भी है इस बोर्ड को या ऊपर नहीं रखना, या फ़लस्तीनी रियासत ही खुद अनाउंस करनी है, एंडोर्स करनी है। यानी यहाँ तक, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त उनको फौरी तौर पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस वाला वो लेके चल रहे हैं ना आगे, कि नो मोर वॉर। इन्वेस्टमेंट हो सकती है बगैर जंगों के बगैर ही इन्वेस्टमेंट होगी। जंगें शुरू हो गई तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? उसके बाद सारा पैसा तो वो देखिए ना, असला बेच के, फिर वही वाली बात है ना कि वही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कि आप जी F-35 खरीदें, आप ये खरीदें, आप फलां खरीदें, आप धमाका खरीदें। एक वो जो राफेल की तैयारियों की बात कर रहे हैं, जो कि हुए, तो हो सकता है ये मैसेज भी देना चाह रहे हो कि देखो F-35 लो, राफेल ना लो, F-35 खरीदो हमसे। ये जो डील हो रही है तो इसमें कहीं ये तो वेपन देने की भी तो लगता है कि शक्ल इसमें ऐसी भी निकल सकती है आगे, ठीक है ना, इंडिया से कि आप F-35 खरीदें हमसे, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंडिया वो F-35 तो थके हुए जहाज़ हैं, वो तो F-35 तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कागज़ के नहीं, ऐसे बच्चे खेलते, इस तरह की सूरत हाल है। जहाज़ वो अच्छे जहाज़ नहीं है कोई F-35, और अमेरिका से कहें, इलॉन मस्क तो बहुत बड़ा क्रिटिक है F-35 का। बहरहाल अब इशू ये है कि ये एक तो ये सारे के सारे डिसाइड कर रहे हैं कि हमने वहाँ जाना है, किस शक्ल में जाना है। नेतन्याहू डरा हुआ है। नेतन्याहू मतलब अब ऐसे ही वो एक जगह होती है ना कि जहाँ पर आप बिल्कुल आइसोलेशन में, उधर वो जो जोसेफ एयन हैं जो कि ये छेड़खानी कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब हमारी फ़ौज लेबनान की दिफा करेगी, यहाँ पर इनकर्जन्स हुए, और हिजबुल्लाह तो उधर डिसाम उस वक्त होगी, पहले था ना कि डिसाम होके वो इंटीग्रेट, वो उस वक्त होगी कि जब वो भाई उनके फ़ौज सऊदी अरेबिया ने उनको, ये जो जोसेफ एयन है बड़ा करीब है सऊदी अरेबिया के, लेकिन वो इसलिए वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है कि वो रोज़ इजराइल घुस जाए उनकी साउथ लेबनान में, हमने इसको किया, हमने इसको मारा उसको। तो वो या तो प्रेसिडेंट ट्रंप फौरी तौर पे वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पीस के तौर पे जाएं। ये जो नाइजीरिया की तरफ से बात आज हुई है कि जी आप टेररिज्म के अंदर हमें सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप हमारी एड बंद कर रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं, और नाइजीरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने वो देखी हुई ना ब्लड डायमंड्स, उनको पता है कि नाइजीरिया और इन मुल्कों की क्या अहमियत है, जो मूवी देखी हुई है ब्लड डायमंड्स। तो बात यह है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स, इन्वेस्टमेंट्स आगे पीछे यहाँ पर जो है वो वापस वो नहीं आने देंगे, वरना फ्रांस को क्यों जाने देते? फ्रांस इतना बुरा नहीं था इनके साथ, माली और चार्ड, ये सारा जियो स्ट्रेटेजिक गेम है ना, ये बेसिस आपने ख़त्म कर दी। अब ये कि कल की मीटिंग की ये इंपॉर्टेंस है कि कल की मीटिंग का जो अलामिया आएगा, जो मीटिंग का अलामिया आएगा उसमें तुर्की का क्या रोल होगा? क्या इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे वहाँ पे मौजूद, आज हमास के लीडर्स मौजूद थे, ये सारा क्या अगले स्टेप के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या कोई टाइमलाइन की बात, और साथ ही वो अहमद शरा जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो अहमद शरा के जाने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया और अहमद शरा जो है ये पुतिन के साथ भी सेट हो गए हैं, और उनके बेसिस और मामला। अब ये है कि ये यहाँ पर ये डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लोमेसी आने वाले दिनों में सालों से, हमेशा से ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है दुनिया में। ये पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो फौजें जब होती थी तो बीच में एलची भी होते थे ना, मैसेज सफारतकार, वो कम होता था रोल, असल होता था जो फौज पीछे होती है तो फिर सफारतकारी काम कर रही होती है ना पावर के साथ। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी सारी चल रही है हर तरह, और उसमें पाकिस्तान की बड़ी अच्छी गई है।
बड़ी ज़बरदस्त गई है जो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो अंदर के हमें इश्यूज़ हैं, मैं इसीलिए अंदर के इश्यूज़ को डिस्कस इसलिए नहीं करता कि रीजन के, ख़ित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान आगे किस तरह से बढ़ेगा और कैसे दुनिया में अपनी जगह हासिल करेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये जो हमारे फ़रोई मामलात हैं ना मुल्क के, ये ठीक करने हैं, जिसमें सबसे बड़ा गवर्नेंस, यूथ, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से, रूल ऑफ लॉ, ये टेररिज्म को कैसे ख़त्म करें आप, ये जो कल पकड़ा है आपने बंदा, अजीबो गरीब मछेरा, ऐसे कितने मगरमच्छ घूम रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है, ये अकाउंटेबिलिटी कैसे, तो ये हमने सारे इससे निकल के, और प्लस ये जो मैसेज हमने दिया है, सिग्नलिंग की है, आई एम श्योर कि ये जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उसमें अफ़गानिस्तान जल्द निकलेगा इससे। ये जो है ना कि हमारे सॉइल पे ये होता है, वो तो बहुत छोटी बात, इससे निकल के एक लार्जर उसमें अफ़गानिस्तान भी अपने आप को लेकर आएगा। और पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ठीक जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।